मैं वेट ही कर रहा था कि कब इंडिया में कोई कैपिटलिज्म का अपोलोजिस्ट वेनेजुएला को बीच में घसीटेगा, लोगों को डराने के लिए कि देखो, अगर सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हम परस्यू करेंगे तो वेनेजुएला जैसा हाल हो जाएगा। सोशलिज्म का फेलियर कहीं देखना है, वेनेजुएला। लेफ्ट की इकोनॉमिक पॉलिसीज का फेलियर देखना है, वेनेजुएला। तो ये बहुत कॉमन टॉकिंग पॉइंट है। और कल इस बंदे ने, जिसके यूजर नेम में मोदी फैमिली या मोदी का परिवार लिखा हुआ है, उसने क्वेश्चन पूछा, डू यू वांट भारत टू बिकम वेनेजुएला? और उसके बाद बहुत लंबी रेंट पे गया ये कि देखो, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये करा तो वो हो जाएगा, फलान ढिमकान। अब मैंने इसके ऊपर पहले भी लिखा था, ये देखिए। मैंने कहा था कि नॉर्वे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पर कैपिटा टर्म्स में। उनको नहीं चूरन बेचने की जरूरत कि भाई हम साइज में इतने बड़े, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नहीं। पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम की टर्म्स में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉर्वे इज फार मोर सोशलिस्ट देन द पोस्टर चाइल्ड ऑफ एंटी सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा विच इज वेनेजुएला. But then capitalist rhetoric consists of total disregard for facts and relying on fee, Cato Institute, Mises Institute, propaganda to create ignorant masses. अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो भी लोग सोशलिज्म की स्केयर मॉन्गरिंग करते हैं, वो हमेशा कहते हैं स्मॉल गवर्नमेंट होना चाहिए, और बिग गवर्नमेंट का मतलब आप सोशलिज्म की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप साइज ही देखो कि गवर्नमेंट रिवेन्यू कितना है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी वेनेजुएला का, तो ये सन 2000 से लेके 2022 तक का आप ट्रेंड देख लो क्या है। 32% था ईयर 2000 में, उसके बाद 27%, ऐसे बढ़ते बढ़ते 37 तक हाई गया, और आज के टाइम पर वो आते आते 4-5-6% से ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट का रिवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि साल की जितनी एनुअल इनकम होती है देश की, उसका कितना परसेंट गवर्नमेंट ले लेती है। तो कितना लेती है वेनेजुएला में? हाईएस्ट लेती थी 37%, और आज के टाइम पर कितना है? 5-6-7%। अब नॉर्वे का देखो कितना है। तो सर जरा आंखें फाड़ कर देख लो, रेड में नॉर्वे फ्रॉम द ईयर 2000 टू द ईयर 2022 40% से ऊपर दिखेगा आपको नॉर्वे का टैक्स टू जीडीपी रेशियो, नॉट गवर्नमेंट रिवेन्यू टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। गवर्नमेंट रिवेन्यू में टैक्स के अलावा भी नॉन टैक्स रिवेन्यूज होते हैं, अगर वो ऐड कर लो तो इससे भी ऊपर। लेटेस्ट रिकॉर्डेड है 44.3%, वेल अबव द ओईसीडी एवरेज। अब कौन हुआ ज्यादा सोशलिस्ट? इंडिया में यही फिगर 11-12% के आसपास है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कुछ भी नहीं। और यहां हल्ले करते हैं अभी कि सरकार हमें बहुत ज्यादा टैक्स कर रही है, बहुत ज्यादा टैक्स कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही तुम्हें टैक्स। टैक्स टू जीडीपी रेशियो देख लो नॉर्वे का 44.3%, और ये 20 साल तक 40% के आसपास होवर अराउंड कर रहा है। ये है नॉर्वे का डेटा। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का डेटा देख लो, जितने टोटल लोग एम्प्लॉयड है इकोनॉमी में, उसके कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं। ये फिगर नॉर्वे के लिए है सर 30%। अगर 100 लोग एम्प्लॉयड है नॉर्वे में, तो 30 उसमें से नॉर्वे की गवर्नमेंट में काम करते हैं। ये फिगर है नॉर्वे का। अगर आप देखेंगे 29.62 वगैरह वगैरह करते करते 30 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। और वेनेजुएला में क्या है फिगर, ये भी देख लो। अब वेनेजुएला के मेरे को ईयर बाय ईयर नंबर नहीं मिल पाए जैसे नॉर्वे के मैंने दिखाए थे, लेकिन मेरे को सीईपीआर पे, विच इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंक टैंक, उनकी वेबसाइट पे 2012 में ये लिखे हुए आर्टिकल में नंबर्स मिले मेरे को, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने लिखा कि वेनेजुएला में पब्लिक एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, they constitute just 18.4% of labor force. 18.4%, 20% से भी कम। नॉर्वे में तो 30% है। और याद करो, जो पहले वाला मैंने चार्ट दिखाया था, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वेनेजुएला में डिक्लाइन कर रहा था। तो 2012 में अगर 20% या 25% के आसपास होगा, नाउ इट इज जस्ट 6-7%। तो ये जो नंबर है 18.4%, ये भी बहुत डाउन होगा आज के टाइम पर। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी नॉर्वे इज मोर सोशलिस्ट देन वेनेजुएला। अब पीपल्स पॉलिसी प्रोजेक्ट के मैट ब्रूनिक क्या लिखते हैं? कहते हैं वेनेजुएला और नॉर्वे दोनों के अब नॉर्मली लार्ज ऑयल सेक्टर्स है, नेशनलाइज्ड ऑयल रिजर्व्स है और नेशनलाइज्ड ऑयल कंपनीज है। नॉर्वे में जो सरप्लस जनरेट हुआ ऑयल बूम से, उससे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने क्रिएट करा एक सरप्लस फंड ऑफ $1 ट्रिलियन, विच इज कलेक्टिवली ओन्ड बाय एवरीवन। और इससे जो रिटर्न्स आती है वो यूज करती है नॉर्वेजियन सरकार टू फाइनेंस जनरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्लूडिंग द कंट्रीज लार्ज वेलफेयर स्टेट। दिस कैपिटल फंड इज इवन कलरफुली डिस्क्राइब्ड बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट एज कोट द पीपल्स मनी ओन्ड बाय एवरीवन डिवाइडेड इक्वली एंड फॉर जनरेशंस टू कम। ये है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। और फिर वेनेजुएला के बारे में मैट ब्रूनिक लिखते हैं कि वेनेजुएला में द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव यूज्ड द सरप्लस प्राइमरली टू फाइनेंस करंट सोशल स्पेंडिंग। उसमें ही उड़ा दिया उन्होंने। दिस मीन्स दैट ऑन द थिंग मोस्ट रिमार्केबल अबाउट द टू कंट्रीज, नॉर्वे कम्स अवे as more socialist. Norway uses its oil sector to build an enormous stock of
collectively owned capital, which then goes on to fund social spending, while Venezuela skips the middle step. Insofar as socialism is about collective ownership of means of production, an objective observer would have to declare Norway the more socialist of the two. और मैट ब्रूनिक सिर्फ यहाँ नहीं रुकते, वो बोलते हैं कि नॉर्वेज एज ऑन वेनेजुएला गोज बियॉन्ड द डिफरेंट वेज द टू कंट्रीज हैव हैंडल्ड देयर नेशनलाइज्ड ऑयल सेक्टर्स. और कह रहे कि ऑल्दो वेनेजुएलन डेटा इज अ बिट हार्ड टू कम बाय, it is hard to imagine, based on the information we do have, that the Venezuelan government owns 1/3 of country's domestic corporate equity like Norway does. नॉर्वे में जो कॉर्पोरेशंस है उनकी 1/3 इक्विटी नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ओन करती है. एंड दिस इज नोवेयर क्लोज टू व्हाट वेनेजुएलन गवर्नमेंट ओन्स, गिवन दैट द डेटा वी हैव. और कह रहे एंड द वेनेजुएलन गवर्नमेंट फॉर श्योर डज नॉट ओन 60% ऑफ नेशनल वेल्थ लाइक नॉर्वे डज. नॉर्वे में 60% ऑफ द नेशनल वेल्थ इज ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट. एंड रिमेंबर, नॉर्वे इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. तो अगर गवर्नमेंट ओनरशिप है तो वहां पर एसेंशियली पीपल्स ओनरशिप है. ये समझिए, मल्टी पार्टी सिस्टम है, फेयर इलेक्शंस होते हैं, वेनेजुएला की तरह नहीं. तो यहां पर भी नॉर्वे ज्यादा सोशलिस्ट है कंपेयर टू वेनेजुएला. अपने दूसरे आर्टिकल में क्या लिखते हैं मैट ब्रूनिक? कहते हैं द स्टेट ओन 76% ऑफ नॉर्वेज नॉन होम वेल्थ. अगर आप घरों को हटा दो तो देश की जितनी वेल्थ है उसमें 76% ऑफ द ओनरशिप इज बाय नॉर्वेजियन गवर्नमेंट. और लिखते हैं कि नॉर्वे स्टैंड्स अबव एवरीवन एल्स इन इट्स लेवल ऑफ स्टेट ओनरशिप. पर जब भी स्टेट ओनरशिप की बात होती है सोशलिज्म को लेकर के, कभी आपने नॉर्वे का एग्जांपल सुना किसी कैपिटलिस्ट के मुंह से? कर ही नहीं सकते. वेरी इनकन्वीनियंट फैक्ट. इसी पीस में ब्रूनिक लिखते हैं कि नॉर्वेजियन स्टेट ओन्स 58.6% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ, almost 60%. This level of state ownership is double what you see in China. और चाइना की तरह नहीं नॉर्वे कि वहां पर वन पार्टी सिस्टम हो. इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. कहते हैं कि सोशलिज्म के अलग अलग जो स्ट्रैंड्स है, अलग अलग वर्जन है, अलग अलग वेरिएंट्स है, उनमें अगर कोई एक चीज कॉमन है तो वो क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ कैपिटल विद इन अ रेलेवेंट इकोनॉमिक यूनिट. ये है की सोशलिस्ट प्रिंसिपल. एंड टू द एक्सटेंट दैट अ कंट्री इज अ रेलेवेंट इकोनॉमिक यूनिट and Norwegians own 76% of their non-home wealth collectively through a democratically elected state, it would be fair, I think, to describe it as the most socialist country in the developed world. पर मुझे बताओ, एक कैपिटलिस्ट के मुंह से आपने सुना हो चू भी कि भाई नॉर्वे है सोशलिस्ट कंट्री? बोल ही नहीं सकते. जितने उनके क्राइटेरियाज है जिनसे वो सो कॉल्ड सोशलिस्ट पॉलिसीज को डिनाउंस करते हैं, सो कॉल्ड सोशलिस्ट कंट्रीज को डिनाउंस करते हैं, कभी नॉर्वे मेंशन तो अगर देखें, वहीं पर उनके नाड़े खुल जाएंगे. लास्ट में कंक्लूड करते हुए क्या लिखते हैं मैट ब्रूनिक? सिंगापुर के बारे में एक बात बताते हैं जो आपको कभी भी किसी कैपिटलिस्ट थिंकर से सुनने को नहीं मिलेगी. क्या बोलते हैं? कहते हैं सिंगापुर में स्टेट ओन्स 90% ऑफ द लैंड एंड ओवर 80% ऑफ द होम्स व्हाइल पोस्टिंग हाई लेवल्स ऑफ इनकम एंड ग्रोथ. सिंगापुर वर्ड हटा दो, किसी कैपिटलिस्ट से पूछो यार एक कंट्री है एक्स, ठीक है, उसमें 90% जो है लैंड वो स्टेट ओन करती है और 80% से ज्यादा घर जो है वो भी स्टेट ओन करती है. आपका क्या कहना है उसके बारे में? तुरंत बोलेगा क्या सोशलिस्ट चीज है ये तो. लेकिन सिंगापुर में है और कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा ये बात. और कह रहे नॉर्वे में स्टेट ओन 76% ऑफ द नॉन होम वेल्थ व्हाइल आल्सो रिमेनिंग वेरी प्रोडक्टिव. नाउ इमेजिन इफ यू कंबाइन देम, तो क्या होगा? दिस इज अ फूड फॉर थॉट. पर कभी ऐसे सुनने को नहीं मिला होगा आपको. इनफैक्ट जो लोग कहते हैं, अब इसकी डंडी मारने की क्या कोशिश करी कैपिटलिस्ट थिंकर्स ने, पर यार नॉर्डिक कंट्रीज आर नॉट रियली सोशलिस्ट. अच्छा, जो पॉलिसीज नॉर्वे में है, सिंगापुर में है, अपनी कंट्रीज में लागू करवा कर दिखाओ, तब तुम चीखोगे लागू करने से पहले कि ये सोशलिस्ट पॉलिसीज है. जब हो जाएंगी और वो सक्सेसफुल हो जाएंगी तब बोलोगे यार दैट्स नॉट रियल सोशलिज्म, ये तो सिर्फ कैपिटलिज्म ही है. ये है 2 नंबरी कैपिटलिस्ट थिंकर्स की, समझिए जरा. अब ये तो बात हुई नॉर्वे की. वापस आ जाओ वेनेजुएला पे. वॉल स्ट्रीट जर्नल का चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट ऑन वेनेजुएला क्या कह रहा है? एंड रिमेंबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल कोई लेफ्टिस्ट या फिर सोशलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है. ये रूपर्ट मर्डॉक ओन करता है इसको, जो ओन करता है फॉक्स न्यूज वगैरह को. तो टिपिकली आपको कैपिटलिस्ट राइट विंग टॉकिंग पॉइंट्स मिलेंगे इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल में. तो इसका जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है वेनेजुएला पे, वो क्या लिख रहा है? मैंने बोला कि he had said that the leftism of Nicolas Maduro's government is mostly a flimsy cover for what is ultimately a corrupt kleptocracy. Quote, what struck me on arriving was how little the socialist leaders
cared about even the appearance of equality. As the recession took hold in Venezuela, the so-called socialist government made no attempt to shield healthcare and education, the two supposed pillars of its program. This wasn't socialism. Note, this wasn't socialism. It was kleptocracy, the rule of thieves. Even Mr. Maduro has given up on the socialist pretense, chucking leftist slogans in favor of straightforward clientelism. Vote for me and you will get a food handout. ये कह रहे वॉल स्ट्रीट जर्नल के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट। लेफ्ट के जो वेनेजुएलन यूनियन लीडर है होजे बोडास लुगो, उन्होंने क्या बोला मडूरो के बारे में? मडूरो इज नॉट फ्रॉम द लेफ्ट. His is a bourgeois government that imposes austerity on the workers, that binds workers in a state of semi-slavery in agreements that benefit the multinationals. It is a government that criminalizes protest, which criminalizes the right to strike. They have criminalized workers who fight for an autonomous union. We activists are fighting for our rights, for union autonomy, for our right to bargain collectively, for decent wages, for better working conditions. The government of Chavez and Maduro, the government of quote socialism of the 21st century, is nothing more than a scam. The government is not socialist. It is not a workers' government. It is a bourgeois government. It is a government that applies a bourgeois, anti-worker and anti-popular package of austerity measures, which includes miserable wages. This government is not left-wing. This government is right-wing. सुन लिया? This is leftist Venezuelan union leader saying that. अब वेनेजुएला में जो आर्थिक विपन्नता है या जो मेस बन गया वहां पर, जो कोलैप्स हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसके क्या कारण है? ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मैंने सजेस्टेड रीडिंग्स जो है वो स्क्रीन पर लगा दी है. आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसका सर्च करो और पढ़ो. यू विल गेट इनलाइटेंड. लेकिन ये कहना कि सोशलिज्म की वजह से वेनेजुएला कोलैप्स हो गया है, ये अटर छिछोरपन वाली बात है और कुछ नहीं. कोई भी सीरियस एनालिस्ट जो है वो ये सजेस्ट नहीं करता. अगर किसी को सोशलिज्म का केस लेना ही है तो नॉर्वे उठाओ. नॉर्वे तो हर मैट्रिक पे वेनेजुएला से ज्यादा सोशलिस्ट है, पर वो बहुत ही इनकन्वीनियंट पॉइंट हो जाएगा लोगों के लिए, तो लोग उसको ब्रश असाइड कर देते हैं. मेरा काम जिसको पसंद आया हो, खोल के अपने भंडारे खोल खोल के मुझे सपोर्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.